आज जो हम लोग देख रहे थे ड्यूरिंग मॉर्निंग लेक्चर, तो हम लोगों ने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लिया था। अब इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रीटमेंट है वो दो टाइप से होगा, रिलीव द कंजेस्टिव लो आउटपुट सिम्टम्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस। और सेकेंड जो टाइप है, इट इज द अरेस्ट एंड द रिवर्सल ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन ऑफ सर्वाइवल। तो आज जो क्लासेस हम लोगों ने इसमें डिस्कस की वो डायूरेटिक्स वासोडाइलेटर्स को डिस्कस किया। तो सबसे पहले आपको जो इन ड्रग्स के नेम है वो तैयार करने होंगे। आइनोट्रॉपिक ड्रग्स है तो इसमें डिगॉक्सिन, डोब्यूटामिन, डोपामिन, एमरीनॉन, मिलरिनॉन। डायूरेटिक्स में जैसे मॉर्निंग में भी देखा था, फिर सेमाइड एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स। वासोडाइलेटर्स में एसीई इनहिबिटर, एटी1 एंटागोनिस्ट, हाइड्रोलेजिन नाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर अगर आप देख रहे हैं तो मेटोप्रोलोल, बाइसोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनको आपको इसमें तैयार करना होगा। तो इसको स्टार्ट किया आप लोगों ने, वासोडाइलेटर्स हैं उसको डिस्कस किया था हमने। तो ये दो टाइप से हैं, वीनो डायलेटर और आर्टीरियोलर डायलेटर। जो वीनो डायलेटर हैं प्राइमरीली डिक्रीज द प्रीलोड, एंड आर्टीरियोलर डायलेटर्स यानी कि प्राइमरीली डिक्रीज आफ्टर लोड। जो ड्रग्स की कैटेगरी है वो इसमें आपको रिवाइज करनी है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, हाइड्रोलेजिन, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरेंडिल। अगर मिक्स ये डायलेटर क्या है सर? मिक्स्ड डायलेटरीज। मिक्स डायलेटर्स है, वाई गलत है यहाँ पर। तो इसमें जो एसीई जो इनिबिटर्स हैं ये मिक्स की तरह काम करेंगे, यानी कि प्री एंड आफ्टर लोड को कम करेंगे। दीज ड्रग्स विल डिक्रीज प्री एंड आफ्टर लोड। इसके अंदर जो एटी1 एंटागोनिस्ट है वो भी आ जाएगा जो लोसार्टन है। और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो अल्फा 1 ब्लॉकर है, प्रेजोसिन, एमरीनॉन और नाइट्रोप्रोसाइड। एंटी एरिथमिक ड्रग्स डिस्कस करने वाले हम लोग। तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 0 1 2 3 4 जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास 4 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है जिनको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं। ये फर्दर जो डिवाइडेड है वो तीन क्लासेस में है। फर्स्ट क्लास है मॉडरेटली डिक्रीज डी बाई डी टी ऑफ जीरो। इसमें जो ड्रग्स हैं वो क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड और मोरिसिजन। ये डीवी बाय डीटी क्या है? डी ऑलरेडी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है उसमें डिस्कस किया था ना। देखो यही प्रॉब्लम है, अभी मैं उसका भी स्लाइड ओपन करता हूँ। जो फर्स्ट स्लाइड था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल, तो इसमें जो प्लेट्यू है उसको आपको रिवाइज करना है 0 1 2 3 4। तो ये जो ग्राफ है उसमें जो ओवरशूट आएगा वो डीवी बाई डी टी के चलते आएगा। वन मिनट। तो जैसे ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था
एंटी एरिथमिक ड्रग्स एक सेपरेट जो कैटेगरी है उसमें स्टडी करना है आपको, बट इसका जो स्टार्टिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है। तो ये ग्राफ आपको तैयार करना है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो इम्पल्स जो जनरेशन है उसको रिवाइज करना है आपको। तो डी बाई डी टी जो है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हम जो फिजिकल टर्म्स है उसमें देखें तो सिंपली ये चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है, बट ये जो वेलोसिटी है, ये जो इम्पल्स जनरेट हुई है उसकी वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, तो जो हाँ सर। जनरेशन टाइम है, तो स्टार्टिंग उसके लिए आपको याद रखना है -90 जो मिली वोल्ट है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होना चाहिए, और +30 मिली वोल्ट ये ओवरशूट का टाइम है। ओवरशूट। ठीक है, तो यहाँ से आपका फेज 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने देखा तो ये 3 टाइप से होगा, या तो मॉडरेटली डिक्रीज करेगा डी बाई डी टी ऑफ जीरो फेज, या लिटिल डिक्रीज करेगा, या मार्गली डिक्रीज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो एंटी एडिनर्जिक ड्रग है, जिसमें जो प्रोप्रानोलोल है, एस्मोलोल है और सोटालोल है वो आएगा। एजेंट वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, इसमें 2 ड्रग हैं, एमियाडारोन ब्रिटाइलियम, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो वेरापामिल और डिल्टाइएजम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो इसके अलावा जो हम लोगों ने भी कंप्लीट किया एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसके ऊपर एक असाइनमेंट है, वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, उसको फिल करके आपको सबमिट करना है। ऐसे ही जो आगे के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी जल्दी डिस्कस होने वाले हैं, जो ड्रग्स हैं। तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन पार्ट है उसको आप लोग टेस्ट पे रखें। जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स में जो कैटेगरीज हैं वो नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या पोटेशियम चैनल ओपनर है। नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरइन। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग सबलिंगुअल रूट से आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर जो इस कैटेगरी में यूज में होते हैं वो प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल मेजरली यूज में होते हैं। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जैसा कि हम लोगों ने दूसरी कैटेगरीज में भी देखा, यहाँ पर वेरापामिल, डिल्टाइएजम और निफेडिपिन को यूज में लिया जाता है। और निफेडिपिन में और डिफरेंट सॉल्ट भी हैं,
फेलोडिपिन, amlodipine, nitrendipine and nimodipine with लेसिडिपिन। तो इसमें जो डाईहाइड्रोपिरिडीन्स हैं वो ज्यादा कैटेगरी में यूज है और मेनली तो एम्लोडिपिन का ज्यादा यूज है। जो पोटेशियम चैनल ओपनर है वो कुछ कंडीशन में यूज में लिया जाता है और निकोरेंडिल है एग्जांपल। बाकी जो ड्रग्स है वो डाइपाइरिडामोल, ट्राइमेटाजिडीन, रोनालेजिन और ऑक्सीफेड्रिन है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अगर आप देखें तो जैसे डायूरेटिक्स जो कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव में काम में आ रहा है, सीएचएफ में काम में आ रहा है। तो थाइआजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडापामाइड थाइआजाइड जो कैटेगरी है उसमें बिलोंग करते हैं। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिसका फास्ट एक्शन है वो फ्यूरिसमाइड है और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है स्पाइरोनोलैक्टोन एमिलोराइड। तो डायूरेटिक्स में ये तीन कैटेगरीज हैं जो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज में आती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एंटी हाइपरटेंसिव की वो एसीई इनहिबिटर्स हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल एंड फॉसिनोप्रिल। AT1 जो रिसेप्टर ब्लॉकर है वो लोसार्टन, कैंडेसार्टन, इर्बेसार्टन, वालसेटारसन एंड टेलमिसार्टन। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वेरापामिल, डिल्टायाजाम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन और लेसिडिपिन भी हाइपरटेंशन में यूज में लिए जाते हैं। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। तो जनरली अगर आप देखें तो बीटा ब्लॉकर में ये तीन सॉल्ट अलग अलग जो डिजीज हैं रिगार्डिंग कार्डियक प्रॉब्लम्स यूज में लिए जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर जैसा पहले इसमें डिस्कस हुआ था, क्वेश्चन कभी आ जाता है, तो लेबेटोलॉल और कार्बिडिलॉल ड्रग्स हैं। अल्फा और बीटा का एक कॉम्बिनेशन यूज में लिया जाता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं तो प्रेजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामिन और फेनॉक्सीबेंजामिन इसमें काम में लिया जाता है। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स हैं तो क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। एज ए वासोडाइलेटर्स आर्टीरियोलर और आर्टीरियोलर प्लस वीनस। तो आर्टीरियोलर ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने, हाइड्रोलेजिन जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज में लिया जाता है और डाइजॉक्साइड। आर्टीरियोलर प्लस वीनस है तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड उसमें यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो आपको तैयार करना है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो करंट टॉपिक चल रहा था उसको आगे। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे हम लोगों ने देखा इट इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल प्रॉब्लम, यानी कि आप इसे एक सिंगल डिजीज नहीं मान सकते, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिसऑर्डर्स। तो जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन है, एरिथमिया है, तो ये सभी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, इसी को आगे लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को बीच में आया था, दिस इज NYHA, दैट इज न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन
इन्होंने जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके 4 फेज बता रखे हैं, क्लास फर्स्ट से लेके 4 तक। और जो क्लास फर्स्ट है उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, फर्स्ट में माइल्ड सिम्टम्स हैं, थर्ड में मॉडरेट हैं और फोर्थ में सीवियर जो सिम्टम्स है वो आते हैं। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं। जो नो सिम्टम्स है उस टाइम पे पता नहीं चलता, बट जो वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्लास फर्स्ट में ये बढ़ती है, सेकंड में ज़्यादा बढ़ती है, और फोर्थ तक अगर जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस आता है तो उसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लगभग जीरो हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो बेड रेस्ट पे आ जाता है। और इवन जो रेस्टिंग फेज होता है उसमें भी हार्ट में जो कंजेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ पेन उसको फील होता है। वासोडाइलेटर्स हैं, इस कैटेगरी को डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो जो प्री लोड है और आफ्टर लोड है उसको इसके अंदर कम करना होता है। यहाँ पर थे, तो हाइड्रोलेजिन जो डायलेट करता है वो रेजिस्टेंट जो वेसल्स हैं उनको करता है, जो आर्टरीज हैं, और रिड्यूस करता है ऑर्टिक इम्पिडेंस को, सो दैट द इवन वीकर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज एबल टू पंप मोर ब्लड, सिस्टोलिक वॉल स्ट्रेस इज रिड्यूस। तो हाइड्रोलेजिन का ये फार्माकोडायनेमिक्स देखने को मिलता है। तो रेजिस्टेंस वेसल के ऊपर एक्ट करेगा, ये रिड्यूस करेगा, और इसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर अगर स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन भी होंगे तो उसकी वजह से जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो हार्ट की इंप्रूव हो जाएगी। इट इज इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड फेलियर व्हेन द कार्डियक इंडेक्स इज मिनिमम आउटपुट एंड बॉडी सरफेस एरिया। अब ये जो एक्टिविटी है इसको चेक करने के लिए एक कार्डियक इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं, जिसको मिनिमम आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया की वैल्यू से निकाला जाता है। तो जैसे इसके जो चेक करने की जो मेथड है, तो बीपी तो एक जनरल मेथड है, बट अभी हम लोगों ने जैसे जो प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर को डॉग के ऊपर चेक कर रहे थे, उसके कुछ वीडियोस भी हैं, उसके लिंक शेयर करने हैं और देखेंगे हम लोग। तो उसमें जो स्टडीज हैं वो मिनिमम आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और इज लो, दैट इज 2.5 लीटर पर मिनट का जो लेवल है इससे कम है, विदाउट अ मार्क्ड इंक्रीज इन सीवीपी। मार्क्ड tachycardia worsening of the myocardial ischemia and fluid retention limit long term use of hydralazine monotherapy। ऐसे अगर जो मोनोथेरेपी अगर इसको लिया जाए तो भी सुटेबल है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सर सीबीपी क्या था? जो वैल्यू है ना, जो कार्डियक जो वैल्यू निकालेंगे, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ऑलरेडी हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया था। सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो वही मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हार्ट की स्टडीज के ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इसमें डॉग को जैसे हम लोग देख रहे थे, तो उसका इसके ऊपर इसको ऑपरेट किया जाता है, और डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स है, ऑर्टा है, तो हार्ट को सीधा वो कनेक्ट किया जाता है, और ये जो वैल्यूज हैं इनको सीधा चेक किया जाता है, बिकॉज जो बीपी है उसके बेसिस पे तो हम ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो ऑपरेशन वाले जो मेथड है उनको काम में लिया जाता है। तो प्री एंड आफ्टर लोड की अगर हम बात करें, यानी कि जो मिक्स डायलेटर्स का इफेक्ट होता है दोनों को कम कर देता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज हाई एफिकेसी IV डायलेटर्स विद इक्वल एक्शन, यानी कि दोनों के ऊपर एक्ट करेगा on the two type of vessel. It act by both the above mechanism, that is the reduction in ventricular filling pressure as well as the systemic vascular resistance। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग में जो प्रेशर हो रहा है उसको भी ये कम करेगा, और साथ में जो सिस्टमिक वस्कुलर जो रेजिस्टेंस है, आर्टरीज हैं, वहां पर भी इसका एक्शन शो होगा।
डायलिटेशन का और प्री और आफ्टर लोड को कम करेगा। द कार्डियक आउटपुट एंड रीनल ब्लड फ्लो आर इंक्रीज्ड, यानी कि जो ऑर्गन स्ट्रेस में आ गए थे, कार्डियक आउटपुट कम हो गया था, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया था, वो बढ़ेगा। द एक्शन इज वेरी फास्ट एंड ब्रीफ, एक्शन फास्ट भी होगा और कम टाइम के लिए। द टाइट्रेटेड IV infusion of nitroprusside is employed in conjunction with a loop diuretic plus the inotropic drug to tide over the crisis in severely decompensated patient। अब अगर कोई पेशेंट है कार्डियो CHF तो है ही उसको, बट साथ में अगर एरिथमिक प्रॉब्लम है या MI का पेशेंट है, जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का केस है, हार्ट अटैक की कंडीशन बन रही है, या कोई एंजाइना पेक्टोरिस भी हो रहा है जहाँ पे ब्लड फ्लो सही नहीं जा पा रहा है डिफरेंट पार्ट में हार्ट के, तो वहां पर फिर इसको दूसरी ड्रग के साथ में यूज लिया जाएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को, या तो लूप डायूरेटिक्स आप यूज करेंगे या फिर आइनोट्रोपिक जो एजेंट्स है उनको काम में लेंगे। फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर, choice of IV vasodilator, that is the glyceryl trinitrate and hydralazine or nitroprusside, depends on the primary hemodynamic abnormality in individual patients। अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें हार्ट फेलियर के लिए, तो वासोडाइलेटर का जो चॉइस है वो डिपेंड करता है हीमोडायनेमिक जो एबनॉर्मलिटी उसके ऊपर, यानी कि वही है कि अगर जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो ज्यादा हो जाता है, जो स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो मान लीजिए फर्स्ट में तो डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। सेकंड और थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो सेकंड तक भी ठीक होगा, बट जैसे थर्ड और फोर्थ जो स्टेज है वहां पर इश्यूज ज्यादा हैं, कि मान लीजिए जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो तो है ही, साथ में जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपनसेट करके डायग्नोस करके और फिर इनका स्पेसिफिक डोज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हीमोडायनेमिक एबनॉर्मलिटी। बीटा ब्लॉकर्स अगर हम देखें तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इसमें एक्सटेंसिव स्टडीज ओवर द लास्ट 30 years हैव एस्टैब्लिश्ड द यूटिलिटी ऑफ बीटा 1 ब्लॉकर्स, मेनली मेटोप्रोलोल, bisoprolol and nebivolol. The non-selective beta and selective alpha 1 blocker carvedilol in mild to moderate congestive heart failure is treated with ACE inhibitor plus diuretic plus digitalis। तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ACE का जो केस था उसमें देखा था यूजेस में, तो इसको जो ACE इनहिबिटर्स हैं वो उसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है, और इसके साथ में डायूरेटिक्स और डिजिटलिस को यूज करते हैं, और साथ में हम बीटा ब्लॉकर्स को दिया जाता है जिससे कि इफेक्ट और अच्छा आ जाए। Though the immediate hemodynamic action of beta blocker is to depress the cardiac contractility and ejection fraction, these parameters gradually improve over the week। तो बीटा ब्लॉकर को अगर आप लोग देखें तो इनका जो मेन फंक्शन है इज द डिप्रेशन ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि जैसे ही बीटा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स, तो एक्शन जैसे भी होगा तो वैसे ही जो कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको ही कम करेंगे और जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको भी कम करेंगे, एंड दीज पैरामीटर्स ग्रेजुअली इंप्रूव्स, और धीरे धीरे इसके डोज के अकॉर्डिंग ये पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट होगा। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ द इजेक्शन फ्रैक्शन इज जनरली हायर देन द बेसलाइन एंड स्लो अपवर्ड टाइट्रेशन ऑफ द डोज फर्दर इंप्रूव्स द कार्डियक परफॉर्मेंस। तो अब जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना क्वांटिटी वेंट्रिकुलर जो पार्ट है वो पंप आउट कर रहा है, और ये जो चीज है ये धीरे धीरे विद इन अ कपल ऑफ मंथ इंप्रूवमेंट होगा, और जो ओवरऑल इफेक्ट है कार्डियक जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हीमोडायनेमिक बेनिफिट इज मेंटेन ओवर लॉन्ग पीरियड and hospitalization mortality due to worsening of
cardiac failure as well as all cause mortality is reduced. तो बीटा ब्लॉकर इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है, और देखा जाए तो बीटा ब्लॉकर और जो एम्लोडिपिन है उसका कॉम्बिनेशन हाइपरटेंशन में भी चलता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी काम कर रहा है, जैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम के चलते हैं तो इशू हो ही रहा है, यानी कि जो हार्ट है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, दैट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड। अब ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही काफी इंक्रीज हो गया है। तो वही पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं दैट ओवर द पास्ट 2 decades, लगभग ये 20 years की स्टडी है, इट हैज बीन रियलाइज दैट rise in plasma aldosterone in congestive heart failure, in addition to its well-known sodium and water retention action, is an important contributor to disease progression by direct and indirect effect. तो जैसे ही सोडियम और वाटर का रिटेंशन करने का जो प्रॉपर्टी है एल्डोस्टेरोन का वो बढ़ेगा, तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को सीवियर करेगा। और जो एल्डोस्टेरोन है उसका ये प्रॉपर्टी होता ही है। अब इसके इफेक्ट कैसे होते हैं? एक्सपेंशन ऑफ ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जितना भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके चलते जो कार्डियक जो प्री लोड है वो भी बढ़ जाता है। तो इशू हो गया वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड फाइब्रोटिक चेंज इन मायोकार्डियम। तो जैसा हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया, स्कार फॉर्मेशन, जो फाइब्रोसिस है उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे स्किन में जो इंजरीज होती हैं वहां पे स्कार अगर बनेगा तो ठीक है, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, बट अगर हार्ट वेसल्स या हार्ट के जो पार्ट है वहां पे जो इंजरीज होती हैं फिर स्कार फॉर्मेशन होगा, तो इसको वो वर्स करेगा, बिकॉज ये इनसाइड द हार्ट कंपार्टमेंट है, तो इट विल वर्सनिंग द सिस्टोलिक डायफंक्शन एंड द पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग। हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स हैं, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया, दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंटिकुलर एरिथमियाज एंड सडन कार्डियक डेथ। तो अगर एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा तो हाइपो जो कैलीमिया है वो जो कंडीशन है वो बनेगी, और फिर उसमें वेंटिकुलर जो एरिथमियाज है उसका रिस्क बढ़ेगा और सडन कार्डियक डेथ के भी चांसेस है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज द एनहांसमेंट ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड रीमॉडलिंग इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। तो अगर प्लाज्मा में जो एल्डोस्टेरोन है उसकी जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से जो कार्डियोटॉक्सिसिटी वो बढ़ेगी, और सिंपैथेटिक जो ओवर एक्टिविटी है उसको भी ये बढ़ाएगा। तो इसका जो ड्रग है जो स्पाइरोनोलेक्टोन है, इसके इफेक्ट हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट है?